अर्ली फिज़िकल चेंज क्या आती है? जब हमारे सारे वाइटल स्टॉप हो जाते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। इसको एल्गर मोटिस भी कहते हैं। हाइपोस्टेसिस होता है, इसको लीवर मोटिस कहते हैं। हाइपोस्टेसिस में हमारे पास ब्लड की पूलिंग हो जाती है। रिगर मोटिस होता है जिसमें स्टिफनिंग हो जाती है मसल्स की और चेंज आता है आईबॉल में। जो बॉडी टेम्परेचर कम होता है ये एक पैसिव पैरामीटर है। जो हमारा कांस्टेंट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.4 होता है जब हम ज़िंदा होते हैं। जो हमारी बॉडी है ना वो इसको मेंटेन करके रखती है। जैसे गर्मी में है तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा ना हो जाए तो हमें स्वेटिंग होती है ताकि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहे और हमारे इंजाइम्स जो हैं वो काम करते रहें। तो हम डेड हो जाएंगे तो क्या होगा, इसको यहाँ समराइज़ किया है मैंने। जब जो डेड बॉडी होती है वो कोल्ड इन्वायरमेंट में होती है तो हीट लॉस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो डेड बॉडी है वो बिहेव करती है एज इनर्ट मास और वो क्या करवाता है, वो हीट लॉस जो है वो कॉन्टीन्यूसली करवाता है ताकि जितना इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उतना रीच कर सके। जो हीट लॉस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग, यानी जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट लॉस होगी। फ़ैट जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट लॉस है, तो इसलिए जिनमें फ़ैट ज़्यादा होता है उनमें बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है हीट लॉस होती है। जो वॉशिंग होती है वो एक्सेलरेट करती है हीट लॉस। इसीलिए जब मुर्दे को नहला देते हैं तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। हम इसको कैसे मेजर करते हैं, हम ग्रेजुएटेड मरकरी थर्मोमीटर लेते हैं। उसको जो रिलायबल साइट है जहाँ से हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं वो है इनर कोर। जो यूजुअल साइट होती है वो रेक्टम होती है और सब हेपेटिक स्पेस होती है। जो थर्मोमीटर है उसका हम 4 इंचेस डीप रेक्टम और सब हेपेटिक स्पेस में प्लेस करते हैं ताकि जो हम टेम्परेचर है इनर कोर का वो रिकॉर्ड कर सकें। हम क्या करते हैं, हम 4 रीडिंग्स लेते हैं आधे आधे घंटे के बाद। तो जो टेम्परेचर लॉस का कर्व है वो हमें कोल्ड इन्वायरमेंट में सिग्मोइड शेप का मिलता है। ये है नॉर्मल हीट लॉस। हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना था, 98.4 फ़ारेनहाइट था जब डेथ हुई। उसके बाद ये कम होता जाता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट लॉस होने में टाइम लगेगा और जब टेम्परेचर कम है तो हीट लॉस जल्दी हो जाएगी। और जब फ़ैट जो है ज़्यादा होती है किसी इंसान में या उसने बहुत ज़्यादा हैवी क्लोथ पहने होते हैं तो क्या होता है, हीट लॉस जो होती है उसको टाइम लगता है। फ़ैट है वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है। या कोई इंसान पतला होगा या उसने कपड़े नहीं पहने होंगे तो क्या होगा, हीट लॉस जो है वो जल्दी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो एयर मूवमेंट होती है, वेंटिलेशन सही से नहीं हो रही, या क्लॉथ्स होते हैं डेड बॉडीज़ पे, वो सारे के सारे अफेक्ट करते हैं और हमारे रिज़ल्ट को अल्टर करवा देते हैं। क्योंकि देखो जिसने हैवी क्लॉथ्स पहने थे उनमें क्या हो रही थी, हीट लॉस बहुत देर से हो रही थी, ठीक है, एयर मूवमेंट ने अफेक्ट किया। और जिसने बहुत ज़्यादा भारी कपड़े पहने हुए थे उनमें हीट लॉस जो है वो कम हो रही थी, जिन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे उनमें हीट लॉस जो है जल्दी हो रही थी। हाइपोस्टेसिस लीवर मोटिस को कहते हैं। जब डेथ हो जाती है तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो अनसपोर्टेड होती है ना, तो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है। इसकी वजह से ब्लड पूलिंग हो जाती है और जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है कैपिलरीज़ में। कैपिलरीज़ को डिस्टेंड करवाता है, डिस्टेंड हो जाती है और जो हमारी स्किन पे एक रेड कलर की डिस्कलराइजेशन होती है, इसको हम पोस्टमार्टम लिविडिटी या हाइपोस्टेसिस कहते हैं। मरने के बाद जब सर्कुलेशन जो है स्टॉप हो जाती है तो क्या होता है, जो ब्लड होता है वो फौरी शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। 20 से 30 मिनट के बाद या डिलेड 2 आवर्स के बाद ये अपीयर होता है एक्सटर्नली, यानी एक्सटर्नली तब आपको डिस्कलराइजेशन जो है वो नज़र आएगी। इनिशियली क्या होता है, पहले स्कैटर्ड फेंट स्मॉल पैचेस बनेंगे, फिर क्या होगा, ग्रेजुअली उनका साइज़ जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, वो ग्रो करना शुरू कर देंगे पैचेस और कलर जो है वो डीप होना शुरू हो जाएगा। 6 से 12 घंटे के बाद ये जो पैचेस थे ये यूनाइट होंगे और ये यूनिफॉर्म एक्सटेंसिव डिस्कलराइजेशन एरिया बनाएंगे। ये देखो ऐसे डिस्कलराइजेशन होगी। बॉडी पे जहाँ प्रेशर होता है ना वहाँ कैपिलरी फिलिंग जो है वो नहीं होती है, वहाँ हाइपोस्टेसिस नहीं होता है।
जैसे कॉर्स्ट, बेल्ट। रेस्ट वॉच जब आपने पहनी होती है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ एक प्रेशर होता है, तो वो कैपिलरी फिलिंग को नहीं होने देगा और वहाँ हाइपोस्टेसिस नहीं होगी। इसकी मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस क्या है? जो हाइपोस्टेसिस है उसके साइड, शेप और कलर से हम ये पता कर सकते हैं जो कॉर्प्स है, जो लाश है, उसकी पोजीशन क्या थी, उसने उस वक्त कैसे कपड़े पहने हुए थे, और कॉज ऑफ डेथ पता कर सकते हैं। जो लिविडिटी डिस्कलराइजेशन होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। अगर आप जो डेड बॉडी है उसकी पोजीशन फ्रीक्वेंटली चेंज करो तो लिविडिटी जो है वो नहीं होती है, ठीक है। और अगर आप उसको एक दफ़ा चेंज करो तो जो लिविडिटी है वो किसी और जगह पे अपेयर हो जाती है, ठीक है, जिस साइड पे आपने उसकी पोजीशन चेंज की होती है। और क्या होता है कि अगर आप पोजीशन को बिल्कुल भी चेंज ना करो ना तो लिविडिटी क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। मोटिस की वजह से ना हम लोगों के पास जो स्किन में चेंजेस आती हैं उनसे हमें पता चलता है कि इसकी जो डेथ थी उसकी कॉज क्या थी, यानी जो है रेस्पिरेशन को स्टॉप करके मारने की कोशिश की गई है। तब क्या होता है, साइनोटिक टिंग होती है, यानी साइनोसिस होती है, ब्लूइश पर्पल कलर हो जाता है। एनालिन की वजह से ब्राउन कलर होता है, एक के बाद बी आता है, ऐसे याद कर लो। कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से स्किन कलर जो होता है वो चेरी रेड हो जाता है, ठीक है। सी से कार्बन मोनोऑक्साइड, सी से चेरी रेड। जो हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है उसकी वजह से पिंक हो जाता है। फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ना, वो नेचर और अमाउंट ऑफ ब्लड होता है जो डेथ के टाइम पे बॉडी में होता है, क्योंकि ना जितना ज़्यादा ब्लड होगा उतने ज़्यादा आरबीसीज डिसइंटीग्रेट होंगे और जो कलर पिगमेंट है वो लिबरेट होगा और उतना ज़्यादा डीप कलर जो है वो स्किन पे करवाएगा। जिनमें एक्सटेंसिव ब्लड लॉस होगा उनमें फेंट कलर होगा। हाइपोस्टेसिस और ब्रूस में डिफरेंस क्या है? जो ब्रूस है ना उसमें वाइटल रिएक्शन होते हैं, यानी ब्रूस में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हुई होती है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल होती है ना वो रप्चर्ड हो जाती है। ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ में आ जाता है। आप जब ब्लड वेसल्स को कट करते हो ना तो कोई भी ब्लड फ्लो नहीं होता है हाइपोस्टेसिस में, क्योंकि इसमें ब्लड एक्यूमुलेशन हो रही है ना वेसल्स में। तो जब आप उसकी इंसिजन करोगे तो ब्लड जो है वो ऊज आउट होगा। ब्रूस में जो ब्लड है वो इंटरस्टिशियल टिश्यू में होता है, बिलो द एपिडर्मिस या फिर उससे भी ज़्यादा डीपर। जो इसमें क्यूटिकल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, इसमें क्यूटिकल्स जो है वो डैमेज नहीं होते, क्योंकि इसमें बेसिकली सिर्फ ब्लड की एक्यूमुलेशन हो रही है ना ग्रेविटी की वजह से। जो ब्रूस होता है वो जहाँ इंजरी हुई होती है ना ये वहाँ होता है। जो प्रेशर है उसका ब्रूस पे इफेक्ट नहीं होता। जो हाइपोस्टेसिस है इस पे प्रेशर का इफेक्ट होता है। अगर सस्टेन प्रेशर होगा तो हाइपोस्टेसिस नहीं होगी। एलोस में कंजेशन भी लिखा हुआ था। कंजेशन क्या होता है? कंजेशन और ब्रूस होता है ये एंटीमॉर्टम होता है। जो ब्रूस है वो मैंने बता दिया था। कंजेशन में क्या होता है, ऑर्गन की पैथोलॉजी होती है। इसमें जो है हमारे पास जो कैपिलरीज होती हैं उसमें ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है, वो इनगॉर्ज हो जाती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हीमोसिट्रिन लेडेड मैक्रोफेजेस होते हैं। जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना वो आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन करवाते हैं, आयरन रिलीज़ होता है और आयरन की एक्यूमुलेशन होगी तो हीमोसिट्रिन बनेगा, इसीलिए इसको कहते हैं हीमोसिट्रिन लेडेड मैक्रोफेजेस। इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमें कॉज ऑफ डाइंग जो है वो पता चलता है। जैसे अगर किसी ने जहर दे के मारने की कोशिश की है तो ऑर्गन की पैथोलॉजी होगी, ठीक है, और इससे हमें पता चल जाएगा। रिगर मोर्टिस, इसको पोस्टमार्टम रिजिडिटी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मसल्स की स्टिफनेस हो जाती है। कौन कौन से मसल्स होते हैं? वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों मसल्स होते हैं। जो मसल होता है वो बंडल्स ऑफ लॉन्ग फाइबर से बनता है। जो एक फाइबर होता है उसमें डेंसली पैक्ड मायोफिब्रिल्स होते हैं। जो मायोफिब्रिल्स होता है उसमें मायोसिन होते हैं, एक्टिन होते हैं, जो अरेंज्ड होते हैं इंटरडिजिटेड मैनर्स में। अब रिगर मोर्टिस होता क्यों है? क्योंकि एटीपी की डिप्लीशन हो जाती है। एटीपी जो मसल्स में होते हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है, वो डिकम्पोज हो जाता है। और जो एक्टिन और मायोसिन होता है ना वो स्टिफ हो जाते हैं। अब ये देखो, ये मायोसिन है और ये एक्टिन है, ये इंटरडिजिटेड मैनर्स में अरेंज्ड हैं। अब क्या हो रहा है, इसमें उनकी रिलैक्सेशन हो रही थी, इसमें उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ये देखो, ये जो एक्टिन है ये पास पास आ गया है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुई है। इसमें क्या हुआ है, इसमें जो मसल्स हैं वो रिगर हो चुके हुए हैं, वो स्टिफ हो चुके हुए हैं। जब एक्टिन और मायोसिन स्टिफ होते हैं ना तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं रिजिड जेल में
और जब आप उसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस भी देते हो ना, कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। ये जो कंडीशन है ये इरिवर्सिबल होती है। जो हमारा मसल है वो स्ट्रेच नहीं होता है। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, रिगर मोर्टिस कहते हैं। जो रिगर मोर्टिस है इसको अफेक्ट क्या करता है, जो जनरल फिज़िक होती है वो अफेक्ट करती है। जो टेम्परेचर होता है वो इसको इन्हांस करता है, इस प्रोसेस को। जो रिगर मोर्टिस है ये प्रोग्रेस करता है प्रॉक्सिमल से डिस्टल पार्ट में। अब ये किन मसल्स में पहले डेवलप होती है, जो स्मॉलर मसल्स होते हैं उनमें पहले डेवलप होती है, फिर लार्जर मसल्स में होती है। जिससे जो आईलेट की मसल्स हैं, पहले देखो आई आता है, फिर फेस और जॉ, फिर नीचे क्या है नेक और ट्रंक, पर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, फिर लेग्स होते हैं, फिर एंड पे फिंगर्स और टोज़ में होती है। ठीक है। आईलिड्स में विद इन 3 to 4 आवर्स होती है, फिर 4 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और 11 से 12 आवर्स में ये डेवलप हो जाता है। 3 फेजेस होते हैं, इनिशियल डेवलपिंग फेज, लेटर स्टैटिक फेज। लेटर स्टैटिक फेज को फुल डेवलप्ड स्टेट भी कहते हैं। और थर्ड पासिंग ऑफ स्टेज। जो फुल डेवलप्ड स्टेज होती है इसमें मसल को स्ट्रेच करने की कोशिश करो तो वो टेयर हो जाते हैं। हमने देखना हो रिगर मोर्टिस हुआ है या नहीं हुआ, तो जो जॉइंट्स होते हैं नेक के और लिम्स के, हम उसमें फ्लेक्शन करवाने की कोशिश करते हैं। अगर रिगर मोर्टिस हुआ होता है ना, तो जो जॉइंट्स होती हैं उनमें फ्लेक्शन नहीं होती है। अब इसका एक ग्राफ देखो, जो रिगर मोर्टिस है उसको यहाँ लिखा है, जो टाइम है आफ्टर डेथ उसको यहाँ लिखा है। पहले क्या होता है, जो रिगर मोर्टिस है वो डेवलप होना शुरू होता है, फिर वो फुली डेवलप्ड हो जाता है। ये जो है ये स्टैटिक फेज़ है। ठीक है। अब देख रहे हो ये लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, यानी स्टैटिक फेज़ है। ये क्योंकि फुली डेवलप्ड हो चुका है, तो अगर आप फ्लेक्शन करवाने की कोशिश करोगे डिफ़िकल्ट है। अगर फिर भी करवाओगे फ्लेक्शन तो मसल स्ट्रेच हुए हुए हैं तो वो टेयर हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो इसका थर्ड फेज़ है वो पासिंग ऑफ स्टेज है। जैसे ये कंडीशन देखो, इसमें क्या हुआ है, रिगर मोर्टिस हो गया है और उसने कम्बोर्ड को जो है वो होल्ड किया हुआ है, वो फुली डेवलप्ड हो चुका है। इसलिए कम्बोर्ड से इसके हाथ को निकालना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच हो चुके हुए हैं। और अगर हम इसको ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो जो मसल है वो टेयर हो सकते हैं। ये समर में 4 to 6 आवर्स होता है और विंटर में 10 to 12 आवर्स होता है। यानी ये बता रहा है कि समर में क्योंकि ज़्यादा गर्मी होती है, जो ज़्यादा टेम्परेचर है वो इसको इन्हांस करता है। रिगर मोर्टिस को कोल्ड और हीट स्टिफनेस से मिक्स नहीं करना। कोल्ड स्टिफनेस में क्या होता है, हम डेड बॉडी को मॉर्चरी फ्रीज़र में रखते हैं, जिसकी वजह से जो कोल्ड स्टिफनेस है वो होती है। तो जो रैपिड फ्रीजिंग है वो क्या करती है, वो रिगर मोर्टिस प्रोसेस को सस्पेंड कर देती है। हीट स्टिफनिंग में क्या होता है, हम जब डी फ्रीजिंग कर रहे होते हैं ना, तो बॉडी जो है वो वार्म अप होती है। जो रिगर मोर्टिस है वो जल्दी से अपेयर होता है और जल्दी से पास ऑफ हो जाता है। जब टेम्परेचर को 149 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा करवाएंगे हीट स्टिफनिंग में, तो क्या होगा, जो प्रोटीन्स होती हैं ना वो ज़्यादा टेम्परेचर में डीनेचर होना शुरू हो जाती है। जब वो डीनेचर होंगी तो वो कोगुलेट होना शुरू हो जाएंगी और वो रिजिडिटी जो है मसल्स में प्रोड्यूस करेंगी। जो रिजिडिटी है वो रिगर मोर्टिस से बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। रिगर मोर्टिस और कैडावेरिक स्पैस्म में क्या डिफरेंस होता है। जो रिगर मोर्टिस होता है ये पोस्टमार्टम फिनोमिना होता है। इसमें जितने भी हमारे मसल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो वॉलंटरी हो इनवॉलंटरी हो। ठीक है। ये डेथ के बाद जो है हमें होता है। अगर आप मॉडरेट फोर्स लगाओ ना तो ब्रेक कर सकते हो रिजिडिटी को। ठीक है, क्योंकि डिफ़िकल्ट होती है मगर इम्पॉसिबल नहीं होती है, और इससे आपको मैनर ऑफ डेथ जो है वो नहीं पता चलता है। कैडावेरिक स्पैस्म क्या है, ये एक एंटी मॉर्टम फिनोमिना है, यानी मरने से पहले जो इंसान काम कर रहा होता है, एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, वो तब इमोशनली टेंस होता है। तो उस वक्त जो आपके वॉलंटरी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं ना वो बेसिकली अफेक्ट होता है। तो उनमें इंस्टेंटेनियसली क्या होता है, स्पैस्म जो है वो डेवलप हो जाता है। इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस रिगर भी कहते हैं। इसको ब्रेक करवाना बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल होता है। इससे हमें मैनर ऑफ डेथ जो है वो पता चल जाती है। जैसे कोई एक इंसान है, वो डांस कर रहा था मरने से पहले, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली टेंस था, तो जो मसल्स उसके इन्वॉल्व थे ना उसमें, उनमें क्या होगा, स्पैस्म हो जाएगा। और आप उसे देख के बता दोगे कि वो कौन सा लास्ट एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा था डेथ से पहले।